आपकी इस किताब में जो एनसीईआरटी की किताब है चैप्टर नंबर 1 12th की जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अगर आप शुरुआत में देखोगे तो सेक्शन 1.1, 1.2, 1.3 में कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा या आप खुद भी पढ़ सकते हो। बहुत ही हिस्टोरिकल तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया है। वो एक तरह से बताता है कैसे हमने चार्जेस के बारे में सोचना शुरू किया, कैसे चार्जों को लेकर के हमारे मन में कौतूहल आया, कैसे हम इंसानों ने सोचना शुरू किया कि आखिर चार्ज होते हैं। क्योंकि हमारी जो सोच है वो शुरू हुई आग से। फायर को जब देखा, कभी आपने देखा है फायर एक बहुत ही फैसिनेटिंग फिनोमेना है जो होता है। क्यों होता है फायर? आखिर फायर के पीछे क्या कारण जिम्मेदार है? आग लगती क्यों है? आग दहकती क्यों? आग भभकती क्यों है? क्या कारण होते हैं? कौन से बल इसके पीछे जिम्मेदार है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। कुछ मिला के क्या होता है, एक तरह की एनर्जी है जो एक तरह के बॉन्डों के टूटने से क्रिएट होती है। बहुत तेजी से विगलिंग करते रहते हैं मॉलिक्यूल एंड देन ऑल ऑफ दे स्टार्ट टू जनरेट द एनर्जी। जनरेट क्या? फ्री करते हैं एनर्जी, और वो एनर्जी हमें फायर के फॉर्म में दिखती है। तो फायर इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी का एक ऐसा स्थिति है जहाँ पर सीधे तौर पर इलेक्ट्रिक फिनोमिना काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सब कुछ उस समय काम कर रहे होते हैं जब आग जल रही होती है। तो लोगों को आग का जलना, पहली बात तो यही बहुत बड़ी खोज थी, कैसे लोगों ने आग जलाना सीखा। फिर जब आग जल गई तो लोगों ने सोचा आखिर ये क्यों ऐसे हो रहा है, कैसे आग जलती है, कैसे आग इतनी ज़्यादा हो जाती है, कैसे अगर हम आग के इर्द गिर्द कुछ खास तरह के पदार्थ डाल दें तो आग बुझ जाती है, जबकि दूसरी तरफ कुछ खास तरह के पदार्थ डालें तो आग दहकने लगती है। ऐसे सुना है होगा, आप लोगों ने देखा होगा। उसी तरह से उन्होंने देखा आसमान में बिजली चमकती है, एकदम से चारों तरफ उंजेला हो जाता है, कितना चमकदार उंजेला होता है, और वो बिजली जब कहीं किसी पेड़ पर गिरती है तो पेड़ में से धुआं निकलने लगता है, पेड़ जलने लगता है, पेड़ में आग लग जाती है। तो ये थ्योरीज हुई कि जाहिर सी बात है वो आग है जो आसमान में है, और वो आग आकर के पृथ्वी पर किसी पेड़ पर गिर रही है उसको भी आग लगा देती है। तो आखिर ये आसमान में आग कहाँ से आई, क्या कारण है इसके पीछे के? और इस तरह से सोचते सोचते ग्रीक फिलोसफर्स और उसके पहले उसके बाद के यूनानी फिलोसफर, तमाम तरह के मिस्र के लोग, अरब के लोग, भारतीय, सब लोग धीरे धीरे एक ही तरह के सवालों से जूझ रहे थे, और इनके कुछ जवाब भी थे उनके पास। वो जवाब जो समय के साथ साथ किसी के माने गए, किसी के नहीं माने गए, किसी के सही साबित हुए, किसी के गलत साबित हुए। तो हमने एक लंबी यात्रा पूरी की है। आज जिस स्थिति में हम खड़े हैं, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमने एक बहुत लंबी यात्रा की है, तय की है, तब हम समझ पाए हैं। तो वो सब चीज़ें हैं, वहाँ पर आप पढ़ते हो किस तरह से कांच को रगड़ करके आपने बिल्ली की खाल से रगड़ के, एम्बर से रगड़ के, ये सब चीज़ें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट वहाँ पर होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट द टॉपिक बाय द पॉइंट 1.4, and the 1.4 is the basic properties of electric charges. Basic properties of electric charges. Electric charges की मुख्य प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो इससे पहले हमारे पास एक मूल जानकारी आ चुकी है कि चार्ज होते हैं जो कि इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। चार्ज होते हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो करती है, चार्ज होते हैं जिनकी वजह से बिजली चमकती है। वो चार्ज ही जिम्मेदार हैं जो आग के पीछे काम करते हैं, आग के पीछे, घटना के पीछे काम करते हैं। इसी चार्ज की वजह से, इन्हीं चार्जों का खेल होता है कि जब हम जाड़े में स्वेटर उतारते हैं तो हमें कड़कड़ाहट की आवाज़, स्पार्किंग की आवाज़ सुनाई पड़ती है। यही चार्ज का होता है जब हम बालों से बलून रगड़ करके बाल को दूर ले जाते हैं। अगर आपके बाल सूखे हैं तो सबसे अच्छी तरह से आप देखोगे कि आपके बाल बलून की तरफ खिंच जाते हैं। यही चार्ज होते हैं जिसकी वजह से अगर आप टीवी स्क्रीन पे, खास तौर पे टीवी स्क्रीन के सामने अपने हाथ ले जाते हो तो आपके हाथ के जो रोए हैं ये स्क्रीन की तरफ खींचते हैं। यही चार्ज होता है जिसकी वजह से अगर आप किसी बुक को, सपोज आपके पास एक बुक है और आप इस बुक की जो ये पतली सी सेलोफिन फिल्म होती है, इसको अगर आप इस पर खींचेंगे तो जैसे आप इसको यहाँ से खींचेंगे, इमीडिएटली इसमें से जो पॉलीथीन निकलेगी वो आपकी उंगलियों पर चिपक जाएगी। क्यों चिपक जाएगी? क्योंकि इसके पीछे भी वही चार्ज जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरह की घटनाएं हम देख रहे थे, इस तरह की घटनाएं हम समझ रहे थे। अब धीरे धीरे हमारी जिज्ञासा बढ़ना शुरू हुई कि आखिर ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इनके पीछे, चलो मान लिया कि हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। एक लंबी डिस्कशन के बाद, एक लंबे लोगों के प्रयास के बाद, बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयास के बाद इस तरह से चीज़ें समझ में आई कि ठीक, हमारे पास
चार्जेस होते हैं और उन चार्जेस का अपना एक रोल है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसा नाम है जो कूलम से ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं कहूँगा है, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने समय में जो आसमानी बिजली है उसके साथ कुछ बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग किए। उसके बाद उन्होंने प्रेस्ले को, एक फिजिसिस्ट थे, फिजिसिस्ट क्या कहूँ मैं, एक वैज्ञानिक थे, उनको उन्होंने मोटिवेट किया कि तुमको ऐसे प्रयोग करने चाहिए जैसे प्रयोग न्यूटन ने किए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। चूँकि न्यूटन का ज़माना जा चुका था, मतलब बीत चुका था, न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रेस्ले को एक तरह से मोटिवेट किया कि भाई आप कुछ प्रयोग करें इस चार्ज के साथ और देखें क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह के नियम फॉलो करते हैं। चूँकि फ्रैंकलिन का शायद ये मानना था, उनका मानना था कि कहीं ना कहीं एक समानता उसमें होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्वर्स स्क्वायर फोर्स जैसा उसके अंदर कुछ होगा। प्रेस्ले ने कुछ प्रयोग किए, कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक शुरुआती स्टेटमेंट दिया कि हाँ कुछ इस तरह का व्यवहार, इन्वर्स स्क्वायर जैसा व्यवहार यहाँ पर काम कर रहा है। उसके बाद 1772 की बात है, कैवेंडिश करके एक फिजिसिस्ट रहे थे, उन्होंने एक और मोर एक्यूरेट प्रयास किए, मोर एक्यूरेट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस लिए कुछ हॉलो शेल के साथ में, और वो थोड़ा और नज़दीक पहुँच गए उस बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा सुझाए गए एक्सपेरिमेंट के तरफ। प्रेस्ले ने कुछ किया, फिर कुछ कैवेंडिश ने किया। आखिर में फिर हमारे पास एक बड़ा नाम आता है कूलम। कूलम इसी परंपरा के एक व्यक्ति थे। कूलम ने भी प्रेस्ले को देखा, कैवेंडिश को देखा, और उसके आधार पर उन्होंने बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से एक बहुत ही एक्यूरेट टॉर्जनल बैलेंस बनाया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन से प्रेस्ले, प्रेस्ले से कैवेंडिश और कैवेंडिश से कूलम तक की जो परंपरा चली आ रही थी, समय के साथ साथ क्या विकसित हो रहा था, समय के साथ साथ उपकरण विकसित हो रहे थे, अच्छे से अच्छे उपकरण लोगों के पास आ रहे थे। तो कूलम तक आते आते उपकरण काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो गए थे और कूलम अपने प्रयोगों से एक एक्सपेरिमेंट समझाने में सक्षम हुए थे, जिसको कि आज हम कूलम लॉ कहते हैं। तो कूलम लॉ सीधे कूलम उठे और एकदम से अपना लॉ दे दिया, ऐसा नहीं था। उनसे पहले कुछ जाइंट्स थे उस फील्ड के जो अपना काम कर रहे थे। अब मैं लक कहूँ या क्या कहूँ, समय की बात कहूँ, जिसकी वजह से वो सीधे तौर पर उस रिजल्ट पे नहीं पहुँचे जहाँ कूलम पहुँचे, बट रास्ता वही था। कूलम ने जो उसी रास्ते पे चल के आगे आए। ठीक है, तो जब ये सब कुछ चल रहा था तो धीरे धीरे हमारी एक सोच हमेशा रही कि आखिर कूलम की जो चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, इन चार्जों के गुण क्या हैं, इन चार्जों के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। क्या चार्ज भी मास की तरह से पॉजिटिव होते हैं, हमेशा वो अट्रैक्ट करते हैं, क्या वो भी एक लॉन्ग रेंज नेचर के होते हैं। बहुत सारे सवाल थे और उन सवालों के जवाब बच्चों आज तक खोजे जा रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, आप सवाल पूछो कि सर ये चार्ज होता क्या है, ये चार्ज चीज़ क्या है, आता कहाँ से है चार्ज, क्या ये चार्ज हमेशा से था? ऐसा तो नहीं है। हम कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक समय हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए हमारे पास कुछ है। तो जब ब्रह्मांड ही नहीं था तो चार्ज भी नहीं रहे होंगे। तो जब चार्ज आए तो उनके पास वो आए कहाँ से, कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसने उनको बनाया। अगर मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँ बच्चों, तो ये ऐसे सवाल हैं जो आज भी खोजे जा रहे हैं। हमने क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी डेवलप की, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डेवलप की, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और क्वांटम को मिला के क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डेवलप की, हमने क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स डेवलप की, हमने स्टैंडर्ड मॉडल डेवलप किया, हमने फील्ड थ्योरी डेवलप की, हम आज स्ट्रिंग थ्योरी पे काम कर रहे हैं। और ये सारा काम, ये सारा कुछ इन्हीं सारे सवालों की खोज के लिए है कि आखिर चार्ज कहाँ से आए, किसी इतना प्रिसाइज, इतना एक्यूरेट चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास कैसे आ जाता है, इससे क्यों डेविएट नहीं होता। हमने इतने सारे प्रयोग किए, कभी भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम से इधर उधर हुआ ही नहीं। वाई दिस चार्ज इज सो एक्यूरेट, व्हाट मेक्स दिस चार्ज सो एक्यूरेट, क्यों इतना एक्यूरेट है। अच्छा, अब चलो ठीक है, उसके बाद फिर मास की बात है कि मास कहाँ से आया, उसके लिए कुछ थ्योरी, हिग्स बोसॉन, ये सब थ्योरी आई। फिर ये हुआ कि मास में और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनके मास में इतना अंतर है। इलेक्ट्रॉन कितना हल्का है, प्रोटॉन उससे 2000 गुना, कितना गुना भारी है, कई गुना भारी है। तो आप सवाल, लेकिन उनका चार्ज सेम है, मास अलग अलग है, चार्ज सेम है।
तो इसका मतलब है कि ऐसा तो नहीं होने वाला है जिस प्रोपोर्शन में मास बढ़ता जाएगा उस प्रोपोर्शन में चार्ज बढ़ता जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ये कुछ अलग तरह का काम कर रहा है। मास को देने वाले फिनोमिना कुछ अलग तरह से काम कर रहे हैं, चार्ज को देने वाले फिनोमिना कुछ अलग तरह से काम कर रहे हैं। और ये सवाल इतने गहरे थे, ये सवाल इतने ज़्यादा प्रोफाउंडनेस वाले थे कि हमने बहुत ज़्यादा समय लगाया और आज भी लगा रहे हैं इनके जवाब ढूंढने में। इस जवाब की ढूंढने की यात्रा में हमने कई महत्वपूर्ण और चीज़ें डेवलप कर ली। हमने क्वांटम फील्ड थ्योरी डेवलप की, हमने क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स डेवलप की, हम आज स्ट्रिंग थ्योरी पे आ गए जो कहता है स्ट्रिंग नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो सभी तरह के गुणों के लिए जिम्मेदार है, जो भी अस्तित्व में है उसके साथ एक तरह का व्यवहार है। फिर लेकिन हमारी खोज हमें कई सारे अच्छे गुणों की तरफ लेके आई है। तो चलिए मैं एनसीईआरटी की 1.4 कहता हूँ, मैं पढ़ता हूँ इसको, आप किताब ज़रूर अपने पास रखिएगा, बहुत अच्छी किताब है। पेज नंबर 4 है इसका, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें लिखा वी हैव सीन दैट देयर आर सो मैनी टाइप ऑफ चार्जेस, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, एंड देयर इफेक्ट्स टेंड्स टू कैंसिल ईच अदर। हेयर वी शैल नाउ डिस्क्राइब सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब सम प्रॉपर्टीज। इफ द साइज ऑफ चार्ज बॉडीज आर वेरी स्मॉल as compared to the distance between them, we treat them as a point charge. Now note this, what do you mean by point charge? What is point charge? इसकी हम बहुत बात करेंगे, ये थ्योरी में और हर तरफ से इसका बड़ा जलवा है। What do you mean by पॉइंट चार्ज? किस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं, या कोई चार्ज पॉइंट चार्ज कब कहलाता है? तो अगर मैं कहूँ कि अगर हम कहें कि स्वतंत्र रूप से नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल प्रयोगों के द्वारा हम जो सबसे छोटा चार्ज पा सकते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन है, स्वतंत्र रूप से। हम क्वार्क की बात नहीं कर रहे, हम और कोई टेक्निकल बात नहीं कर रहे। फ्रीडम, हम अगर फ्री हैं और हमने किसी हाइड्रोजन को आयनाइज किया तो हम उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। उस इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होती है। इसका आकार क्या होता है तो आगे जाके आप पढ़ते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके आकार के बारे में बात करना गलत है, मिथ्या है। हम सोचें कि इलेक्ट्रॉन एक कंचे जैसा, स्टील के छर्रे जैसा एक गोल स्फेरिकल सा कुछ होता है, तो ये एक तरह से गलत ही होगा, पर मानने को लोग मान सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ करेक्ट पिक्चर। तो ये सोचना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है पर उसका आकार कितना बड़ा होता है, तो मेरा सवाल है आकार के बारे में आप सवाल ना पूछो, ये निराकार होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है, ऐसा सोच लो, मान लो थोड़ी देर के लिए। तो फिर हम कब कहेंगे कि पॉइंट चार्ज? क्योंकि पॉइंट का मतलब तो होता है एक बहुत छोटा सा कुछ बिंदु, एक इतना बिंदु, कितना छोटा, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा, इसको हम पॉइंट कहते हैं। पॉइंट का यही मतलब होता है ना, एक पॉइंट लगाओ तो आपने जस्ट अपनी पेन की टिप से कागज़ को टच कर लो तो एक पॉइंट बन गया। तो क्या पॉइंट चार्ज का मतलब सबसे छोटा चार्ज? क्या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस चैप्टर में हम जब ये स्टडी करने वाले हैं चार्जों के बीच में लगने वाले फोर्स की, चार्जों के बीच की लगने वाले फोर्स की वजह से होने वाले प्रभाव की, चार्जों के बीच की डिस्टेंस पे पड़ने वाले इफेक्ट की, या चार्जों के आगे पोटेंशियल की, ये सब की, तो क्या हम सिर्फ एक अकेले छोटे से नन्हे से पॉइंट चार्ज के बारे में बात करेंगे? अगर मान लो हमारे पास नहीं कोई टेक्निक है कि हम बहुत 1-2 चार्ज छांट पाएँ तो हम क्या करेंगे? तो बच्चों यहाँ पर पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि आपने मान लीजिए यहाँ बहुत सारे चार्ज रखे, मान लो आपने यहाँ 10,000 चार्ज घेर रखे हैं, तो 10,000 चार्ज घेर रखे हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई पड़ेगा। अब आप क्या करो, इससे दूर जाना शुरू करो। जैसे आप गूगल में है, आप इंडिया का मैप खोलो, गूगल मैप खोलो। गूगल मैप में आप जब पूरा इंडिया का मैप देखोगे तो आपको जो थोड़ा जूम कर लो, आप प्रदेश में हो, आप लखनऊ के रहने वाले हो, तो आप जब उत्तर प्रदेश के को जूम करोगे तो आपको लखनऊ का एक एरिया दिखाई पड़ेगा। वो बिंदु नहीं दिखाई पड़ेगा, एक एरिया दिखाई पड़ेगा, उसकी बाउंड्री दिखाई पड़ेंगी और उसमें कुछ लोकेशंस दिखाई पड़ेंगे। अब आप जूम आउट करते जाओ, जूम आउट करोगे तो आपको लखनऊ के इर्द गिर्द के और शहर दिखाई पड़ेंगे और ज़िले दिखाई पड़ेंगे, लेकिन लखनऊ का वो जो क्षेत्र था वो छोटा हो जाएगा। फिर आप उसको इतना जूम आउट करो कि आप पूरा देश देखो, पूरा भारत देख रहे हो, तो आप देखोगे तो पूरे भारत में अब लखनऊ सिर्फ एक डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन अभी भी उसके डॉट का साइज कुछ बड़ा है। फिर आप क्या करो, उसको और जूम आउट करो। अब आप भारत के साथ साथ पूरा यूरेशिया
कॉन्टिनेंट देख रहे हो, तो आप देखोगे भारत भी छोटा हो गया, उसके अंदर उत्तर प्रदेश का एरिया छोटा हो गया, लखनऊ तो एकदम बिंदु मात्र हो गया। अब आप धीरे धीरे उसको जूम आउट करते जाओ पूरे तुम कॉन्टिनेंट पे देखो, तो देखोगे कि भारत बहुत छोटा सा दिख रहा है, और भारत के अंदर बस बहुत छोटा सा डॉट अगर देख पाओ शायद लखनऊ का है। तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज का मतलब ये कहना है कि या तो वो सच में कुछ चार्ज ही हो, इक्का दुक्का चार्ज ही हो वहाँ पर, तो ये तो बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल सी बात हो गई कि हम एक दो चार्ज की बात कर रहे हैं। जनरली जब हम कहते हैं कि पॉइंट चार्ज, तो हम कहते हैं कि हम उस पॉइंट से, उस चार्ज जहाँ रखे हैं उस जगह से इतनी दूर है, हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज सो ग्रेट, वी आर फार फ्रॉम दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम उस चार्ज के आपसी बिंदुओं के बीच में कौन किसके दाएं बाएं है, कौन कहाँ है, कौन कैसे घेरा है, ये देख ही नहीं पा रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ चार्ज रखे हैं और हम इतनी दूर हैं कि हमें वो चार्जों का बस एक कलेक्टिव एक समूह दिख रहा है, एक बिंदु के रूप में दिख रहा है। तो पॉइंट चार्ज का यहाँ से एक तरह से मतलब है कि वी आर वेरी फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट चार्जेस, वही लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, वी ट्रीट देम एज अ पॉइंट चार्जेस। all the charge content of a body is assumed to be concentrated at one point in space। तो वही मैंने बताया, ऐसा मान सकते हैं कि इतनी दूर हैं कि हमें लग रहा है कि सारा जो है चार्ज एक बिंदु रूप में ही है। वहाँ अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, डेफिनेटली होगा, बट वी आर जस्ट सेइंग कि हम जहाँ देख रहे हैं वहाँ हमें वो इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई नहीं पड़ा, हमें लगता है कि सारा का सारा चार्ज एक पर्टिकुलर जगह पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर एक गुण होता है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी का मतलब ही साफ साफ यहाँ पे लिखा, एडिटिविटी मतलब ऐड होने की प्रॉपर्टी। एक तरह से संधि विच्छेद को तोड़ो तो ये प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी का टी वाई है, एडिटी का है ऐड होने की प्रॉपर्टी। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, चार्जों के जुड़ने के लिए, चार्ज जुड़ते हैं, चार्ज मुख्य रूप से आपस में मिल करके एक प्रभावी प्रभाव बनाते हैं आपस में। जैसे जुड़ने का ऐसा हुआ जैसे कि हम कहें कि मनुष्य की मूल प्रकृति है कि वो लोगों के साथ जुड़ करके एक समाज बनाता है, ये एक मूल प्रकृति है। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, फिर आपके साथ कोई बैठेगा तो आप उसके साथ मिलोगे, फिर आप उसके साथ एक आपका राब्ता बनेगा, फिर आप दोनों लोग एक फैसला लोगे, तो फिर उसमें तीसरे को भी शामिल कर सकते हो, चौथे को भी शामिल कर सकते हो, फिर एक पूरा कारवां बन जाता है जो एक दिशा में आगे बढ़ता है। ऐसा गुण होता है, ऐसे हम इंसानों में होता है, ऐसा जीवों में गुण होता है, उनके अपने गुट होते हैं। वैसे ही चार्जों के पास भी एडिटिविटी की प्रॉपर्टी होती है। ऐसा नहीं होता है कि उनका मुख्य प्रभाव बस हमेशा एक दूसरे को दूर करना है, एक दूसरे प्रभाव काटना ही है। वी हैव नॉट as yet given a quantitative definition of a charge। ठीक है, यहाँ किताब में लिख रहे हैं कि हमने अभी तक आपको चार्ज के बारे में कुछ औपचारिक रूप से नहीं कहा कि चार्ज की मुख्य परिभाषा क्या है। तो we shall follow it up in the next section। okay, we shall tentatively assume that this can be done and proceed। ठीक है, अभी वो जस्ट भूमिका बना रहे हैं। इफ अ सिस्टम कंटेन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग algebraically Q1 and Q2, that is charges add up like a real number or they are scalar like the mass of a body। मतलब कहीं अगर आपके पास चार्ज है, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, और आप सोच रहे हो कि जब वो Q1 Q2 कहीं रखे होंगे तो उन दोनों चार्जों के एक साथ रखने से उस पूरी जगह पे क्या असर पड़ेगा, तो वो जो दोनों चार्ज मिल करके Q1 प्लस Q2 चार्ज आपस में बनाएंगे। क्योंकि हमने कहा पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज में हम कह रहे हैं कि बहुत सारे चार्ज कहीं रखोगे, जब बहुत सारे चार्ज कहीं रखोगे तो उन सब का प्रभावी जो प्रभाव होगा वो आप दूर से देख रहे होगे। तो ये प्रभाव कब आप देख पाओगे, जबकि वो सारे चार्ज आपस में जुड़ रहे होंगे, है ना। कहीं रखे हो बहुत सारे चार्ज, 50 चार्ज तुमने रखा है, तो जब यहाँ 1 फीट की दूरी से देख रहे हो तो 50 चार्ज मिल करके कोई प्रभाव आपको दिखा रहे होंगे ना। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हो वो उनका कुल प्रभाव है, और कुल प्रभाव कब आता है, जब सबके प्रभाव इंडिविजुअली जोड़ दिए जाएं। तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी है वहाँ पर। इफ अ सिस्टम कंटेन्स n चार्जेस, ठीक है, मान लो 50 चार्ज है, Q1 Q2 Q2 Q50, देन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn। तो चार्जेस हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चार्जेस हैज नो डायरेक्शन। ऐसा नहीं होगा चार्ज नॉर्थ साइड का चार्ज है, साउथ साइड का चार्ज है। इट इज़ वेरी मच लाइक ब्लड, ब्लड हैज़ नो रिलीजन।
खून का कोई मजहब नहीं होता, खून तो खून होता है, खून का अपना केमिकल स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसा वो क्रांतिवीर मूवी का डायलॉग है, नाना पाटेकर कहते हैं कि ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान खून, दोनों को मिला दो, बताओ कितना कौन सा अब ये कौन सा खून बन गया, हिंदू मुसलमान खून है ना, बहुत अच्छा सा वो डायलॉग है। तो जैसे वैसा ही कुछ चार्ज के साथ है, चार्ज के साथ उसका मैग्नीट्यूड होता है, कूलम में हम उसको मेजर करते हैं, बट हम ऐसा नहीं करते हैं कि चार्ज के डायरेक्शन होती है, यू नो, वी कांट से दैट। सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, नहीं डायरेक्शन होती। सिमिलर टू मास, हाउ एवर देर इज वन डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। तो मास की तरह से स्केलर होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है, बट एक अंतर भी होता है। और अंतर यह है कि mass of a body is always positive, whereas the charge can be either positive or negative. Proper sign have to be used while adding the charges in a system. For example, the total charge of a system containing 5 charges, 1 2 3 4 and -5 in some arbitrary unit is +1 ++ 2 ++ -3 +4 -5, that is the -1 in the same unit. तो ये कह रहे हैं कि मास के साथ अगर हम तुलना करें, अब देखो, अब आपको कभी आश्चर्य हुआ होगा, कभी सोचिएगा कि हम बाबा मास से तुलना क्यों कर रहे हैं चार्ज की, क्यों हम मास, क्या है ऐसा, क्यों मास के साथ तुलना क्यों करें। तो मैंने आपको बताया था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, जो कि शुरुआती व्यक्ति थे इस फील्ड में काम करने वाले, वो अभी बस न्यूटन के एक तरह से कह लो लगभग उसी ईरा में थे जब न्यूटन थे। तो न्यूटन की जो पॉपुलैरिटी थी वो देखी थी उन्होंने। और बेंजामिन फ्रैंकलिन एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, साइंटिस्ट भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, रेवोल्यूशनरी भी थे। अमेरिका क्रांति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, एक तरह से मुख्य रहे होंगे। और डॉलर पे अगर आप देखो तो डॉलर की एक, ये नहीं मालूम कितने डॉलर की नोट पर बेंजामिन फ्रैंकलिन का चेहरा छपा होता है। वहाँ के एक तरह से मतलब कि एक मुख्य राष्ट्र प्रमुख, मुख्य फिगर के रूप में वो बेंजामिन फ्रैंकलिन है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत ज़्यादा मुतासिर थे न्यूटन के फिनोमिना के साथ, जो ग्रेविटी के साथ जुड़ा हुआ था। तो इनका हमेशा से एक तरह से था कि हाउ द चार्जेस आर रिलेटेबल विद द न्यूटन्स लॉ। तो जब भी वो प्रेस्ले को उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने कैवेंडिश को मोटिवेट किया, और फिर आगे न्यूटन, आगे कूलम मोटिवेट हुए। तो ये हमेशा से एक तुलना थी कि अगर चार्ज के बारे में ये है तो न्यूटन ने क्या बताया था। हम लोग इसको बार बार देखेंगे, और इसका असर जानते हो बच्चों क्या होगा। इसका असर ये होगा कि आने वाले समय में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यानी चार्ज की स्टडी करते करते कुछ ऐसे नियम स्थापित कर देंगे जो कि न्यूटन के पास नहीं थे। जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे, तो जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को सही तरह समझना शुरू कर दिया, उसकी बेसिक फिलॉसफी को जानना शुरू कर दिया, तो फिर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए भी कुछ कहना शुरू कर दिया, कुछ ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से। ऐसा नहीं कि न्यूटन ने नहीं कहा था, लेकिन एक जो सिस्टमैटिक जो तरीका था वो वहाँ पर हमने इस्टेब्लिश किया। जब हमने एक सॉलिड स्फीयर का चार्ज का पोटेंशियल निकाला, हमने खोखले गोले का चार्ज का पोटेंशियल निकाला, तो फिर हम इस थ्योरी को एक हॉलो शेल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक सॉलिड स्फीयर के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे भी अप्लाई किया। तो जो हम कहते हैं कि अब जो उसमें थ्योरी थी कि पृथ्वी खोखली है, पृथ्वी फ्लैट है, ऐसे बहुत सारी थ्योरी चल रही थी। तो किस तरह से ग्रेविटेशनल लॉज जो इस तरह से पोटेंशियल के साथ सिमिलर होकर डेवलप हो रहे थे, उन्होंने किस तरह से उसको रूल आउट किया था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि मास के साथ अगर तुलना करें तो मास की सबसे खास प्रॉपर्टी क्या होती है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है। हम हमेशा कहते हैं कि भाई ये आदमी +70 किलो का है, हम ये नहीं कहते कि -70 किलो का हो गया। माइनस का मतलब क्या, आप ये थोड़ी कहते हो कि अरे यार तुम्हारा वजन बड़ा कम हो गया लग रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि 50 किलो में -20 कर दिया, तुम 30 किलो के बचे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बस कह दो कि तुम -30 किलो के हो गए हो, तो ये तो नहीं होता है। तो -30 किलो इज़ नथिंग, मतलब कुछ इसका सेंस नहीं बनता है। बट -2 कूलाम का सेंस बनता है, +2 कूलाम का सेंस बनता है। तो चार्जेस के केस में क्या होता है, चार्जेस में 2 तरह की स्थितियां होती हैं, प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। बट मास के पास 2 स्थितियां नहीं होती है। ओके, ये हो गया हमारे पास। दूसरा हो गया चार्ज इज कंजर्व्ड। ये भी समझते समझते बहुत देर में समझ में आया हमें कि चार्ज कंजर्व होते हैं मतलब क्या, चार्ज कंजर्व होते हैं इसका मतलब क्या। मतलब चार्ज ख़त्म नहीं होते। कहा अच्छा चार्ज ख़त्म नहीं होते, चार्ज बनते नहीं, जब बनते नहीं इसलिए ख़त्म नहीं होते।
मतलब समझ नहीं आ रहा कहाँ बनते हैं और कहाँ ख़त्म नहीं होते। क्या इस कमरे में जहाँ हम खड़े हैं, इस कमरे के अंदर न चार्ज बनेंगे न ख़त्म होंगे, लेकिन मौजूद होंगे? मतलब क्या क्या कहना क्या चाह रहे हो? तो इसकी जो परिभाषा है वो कुछ इस तरह से होती है कि सबसे पहले हमें एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करनी पड़ती है। हमें बात करनी पड़ती है कि आइसोलेटेड सिस्टम जिस जो चारों तरफ से बंद है, इसके अंदर कुछ आ नहीं सकता, इससे बाहर कुछ जा नहीं सकता। तो इस तरह के अगर सिस्टम आपने ले लिए तो इस सिस्टम में जब कुछ भी अंदर बाहर आ जा नहीं रहा है तो आप पाओगे इसके अंदर जितना चार्ज रहा होगा वो चार्ज हमेशा फिक्स होगा। ऐसा नहीं होगा कि जितना चार्ज उससे क्रिएट होकर के कुछ प्लस एक्स अमाउंट में आ गया या माइनस डेल्टा अमाउंट हो गया, वो हमेशा फिक्स रहेगा। जितना था, जितना आपने कैद किया था उतना ही रहेगा। ये एक तरह से इसके साथ जुड़ी हुई कॉलरी है। जैसे यहाँ पर इस टॉपिक में क्या लिखा है, वी हैव ऑलरेडी हिंटेड टू द फैक्ट दैट व्हेन बॉडीज आर चार्ज बाय रबिंग देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी एंड नो न्यू चार्जेस आर आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मतलब इससे पहले 1.4 एक्सरसाइज से पहले के जो वो 3 पन्ने हैं आपके पास, 2-3 पन्ने, उसमें यही बताया गया था, लोगों ने बताया था कि जब आप बलून को अपने बाल से रगड़ते हो तो द मोमेंट अपने बलून से अपने बाल को रगड़ करके आप बलून को जब दूर करते हो तो हो क्या रहा होगा उस दौरान कि आपके बालों पर जो चार्ज थे वो वहाँ से हट करके बलून पे चिपक गए। तो बालों पर एक तरह से चार्ज की कमी आ गई, तो जब बलून पे चार्ज की एक्सेस हो गई। तो जब आप बलून को दूर ले जाते हो तो जो यहाँ की कमी है, ये अपनी कमी को पूरा करने के लिए बाल जो होते हैं वो एक तरह से उस बलून की तरफ जाते हैं ताकि उस कमी को खींच करके वो पूरा कर लें और फिर से वो नॉर्मल रहें। ये एक तरह से सुझाव थे, शुरुआती सुझाव थे। तो इस विचार के साथ अगर हम बढ़ें तो हम कहेंगे कि चार्ज सच में मतलब ऐसा होता कि भाई रगड़ते हम बलून को और नए चार्ज क्रिएट होते, तो उस रगड़ने से बालों के चार्ज का नुकसान भी ना होता और नए चार्ज जो क्रिएट होते वो इस बलून पे चले जाते, तो बलून को चार्ज मिल जाता, रगड़ने की प्रक्रिया आपका सही हो जाती और इस बाल पर भी चार्ज बने रहते, इनका भी लॉस नहीं होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, चार्ज जनरेट नहीं होते, चार्ज क्रिएट नहीं हो रहे हैं। तो चार्ज क्या कर रहे हैं, वो जितने चार्ज यहाँ से थे वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, तो बालों से ट्रांसफ़र हुए बलून पर, इसीलिए बलून पर आपको चार्ज की कमी चार्ज की अधिकता दिखाई पड़ रही है, इसीलिए वो सारा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि वी हैव ऑलरेडी हिंटेड टू द फैक्ट दैट व्हेन बॉडीज आर चार्ज बाय रबिंग देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। नो न्यू चार्जेस आर आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, कुछ बन नहीं रहा, कुछ नष्ट नहीं हो रहा है। A picture of particles of electric charge enable us to understand the idea of conservation of charges। तो इस तरह से हम ये जो पिक्चर बना रहे हैं कि चार्ज किसी पार्टिकल की तरह से हैं जो कि एक जगह पर रहते हैं, रगड़ने से वो आ जा सकते हैं। इससे हमें एक सहूलियत मिलती है कि हम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के प्रिंसिपल तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी बात है, इस लाइन के अंदर एक बहुत बड़ी बात है जो मैं कहता हूँ एनसीईआरटी दुनिया की महान किताब है। ये क्यों कह रहे हैं, ये लाइन लिखने का मतलब क्या है, अ पिक्चर ऑफ पार्टिकल of electric charge enable us to understand the idea of conservation of charge। ये चार्जों का जो पार्टिकल मानने का जो विचार है, इससे हम सक्षम होते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तक पहुंचने में। तो क्या ये पिक्चर हमेशा से नहीं थी क्या ये पिक्चर बेंजामिन फ्रैंकलिन या कूलम या उनके ज़माने में नहीं थी? क्या लोग नहीं जानते थे कि चार्ज पार्टिकल होते हैं? बिल्कुल, फ्लूइड थ्योरी थी एक ज़माने तक, लंबा समय ऐसा रहा है जब ये माना जाता था कि एक कैलोरिक थ्योरी थी। वो कैलोरिक थ्योरी कहती थी कि हीट, अगर हम हीट की बात करें तो हीट जो है इट इज़ इज ड्यू टू सम काइंड ऑफ फ्लूइड, जो कैलोरिक फ्लूइड कहते थे। इसीलिए आपको मालूम, आप हीट में पढ़ा होगा 11th में कि हीट की एक यूनिट कैलोरी होती है, हीट एनर्जी की हीट कैलोरी होती है, जो खासतौर पे हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं। तो लंबे समय तक ये माना जाता रहा था कि कोई फ्लूइड है वो हीट के लिए भी जिम्मेदार है और वो चार्जों के लिए भी जिम्मेदार है। जो चार्ज हैं, 2 टाइप के चार्ज हैं, दे आर नॉट द पार्टिकल, दे आर सम काइंड ऑफ फ्लूइडिक बिहेवियर होता है इसके अंदर। इसीलिए वो करंट का बहना भी फ्लूइड का है और आसमान में बिजली का चमकना भी वो एक तरल पदार्थ जैसा कुछ है जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। कोई फ्लूइड है। अब फ्लूइड का मतलब तो आप जानते हो, फ्लूइड मतलब समथिंग कंटिन्यू, समथिंग जैसे गैस फ्लूइड है, लिक्विड फ्लूइड होते हैं, उस तरह की चीज़ मानी जाती थी।
लेकिन ये जो विचार है शिफ्ट होते 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 लंबे समय बाद हम आए कि नहीं, चार्जेस आर पार्टिकल, पार्टिकल अलग अलग होते हैं, ये एक पार्टिकल पे एक और पार्टिकल पे एक और पार्टिकल, हाँ ये सारे पार्टिकल चलने लगे एक साथ तो भले आपको एक कंटिन्यूटी दिखे, लेकिन वो कंटिन्यूटी तब तक दिखी जब तक ये चल रहे हैं। द मोमेंट ये रुक गए, फ्रीज हो गए, तो आपको इंडिविजुअल सब दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो आइडिया था कि पार्टिकल्स आर, पिक्चर जो जनरेट हुई थी कि चार्जेस आर पार्टिकल, दिस इज not an ordinary idea, this was not an ordinary idea, this was a path breaking idea जिसने चार्ज के फ्लूइडिक बिहेवियर से हमको शिफ्ट किया था डिस्क्रीट बिहेवियर की तरफ। ओके, तो ये चीज़ बहुत अच्छी सी यहाँ पे लिखी गई है। हाँ, तो लिखा है when we rub two bodies what one body gain in charge the other body losses। ठीक है, हम रगड़ते हैं जब बालों से बलून को, तो अगर बलून को कुछ मिल रहा है चार्ज, तो बालों से वो चार्ज लॉस हो रहा है विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ अंडरलाइन दिस, आइसोलेटेड सिस्टम, हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें एक तरह से चीज़ें भर दी गई हैं, फिक्स कर दी गई हैं। अब उससे कुछ, जैसे क्वारंटाइन हो गए थे हम लोग कोरोना टाइम में, तो हम आइसोलेट हो गए थे, हम घर के अंदर हैं। सोचो उस समय नेट भी नहीं होता, समाचार भी ना होते, टीवी बंद हो गई होती, तब क्या होते। तो ऐसी स्थिति में ना हम कहीं बाहर जाके विचार को आदान प्रदान कर पा रहे हैं, हम ना कहीं से टीवी या इंटरनेट के थ्रू कुछ ले पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, फ़ोन भी बंद हो गया, सपोज बेस्ट वर्स्ट सिनेरियो। तो ऐसा भी एक सिस्टम मानो, एक ऐसा सिस्टम मानो जो आइसोलेटेड है, कुछ भी उस सिस्टम के अंदर बाहर आ नहीं जा सकता। जैसे चाय है, चाय अगर थर्मस के अंदर बंद हो गई तो चाय आइसोलेट हो गई, चाय गर्मी थर्मस के अंदर रहनी, बाहर से कुछ ठंडक आ नहीं सकती, चाय गर्मी बाहर जा नहीं सकती, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। तो विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी चार्ज बॉडीज ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग द बॉडीज। अब आइसोलेटेड है, बाहर से कुछ इंटरेक्शन हो नहीं रहा, घर अंदर ही अंदर इंटरेक्शन होना है, charges may redistributed but it is found that the total charge of the isolated system is always conserved। हाँ, उस स्थिति में अभी कब देखा गया कि चार्ज कंजर्व होता है? अगर आप एक आइसोलेटेड सिस्टम लो, आप एक गैस चैम्बर लो, एक चैम्बर लो, उसके अंदर आप बहुत सारा गैस भर दो और फिर उसके अंदर कुछ भी भरने के लिए, कुछ भी अंदर बाहर आने की गुंजाइश ना छोड़ो, और उस चैम्बर को आप शेक करो या कुछ ऐसा करो, कुछ भी ऐसा करो, तो अगर उसके अंदर अंदर कुछ इंटरेक्शन होंगे तो उस इंटरेक्शन के दौरान हो सकता है कहीं टूट फूट हो किसी मॉलिक्यूल में, उसके चार्ज निकले, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, चार्ज वहाँ से हो, लेकिन जितना निकलेंगे उतना ही किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र होंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मतलब कुछ नए चार्ज वहाँ क्रिएट नहीं होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था न्यूक्लियस के चारों तरफ, टूट के बाहर चला गया। टूट के बाहर जाना जनरेट होना थोड़ी होता है, टूट के बाहर जाना जनरेट करना नहीं होता है। टूट के बाहर जाना तो ये हो गया कोई जेब में रखी चीज़ थी बाहर आ गई। जैसे हमने जेब में 10 का सिक्का रखा था, अब हम ऐसे हाथ खड़े हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसे कहा इसके पास कुछ नहीं, हमने जेब में हाथ डाला, आपको 10 की नोट दिखा दी, तो मैंने 10 की नोट जनरेट नहीं की। ये 10 की नोट आउट ऑफ नथिंग से नहीं आया है कि ऐसे हवा में किया आपको 10 की नोट दिखा दी। ये 10 की नोट छुपी हुई थी जेब के अंदर, मैंने बस उसको निकाल के अपना कार्य किया और वो निकाल के आपको दिखा दिया।